तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो जैसे कि आपको पता है कि हम लोग एनालिसिस डिजाइन ऑफ एल्गोरिथम यानी एडा सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं और उसके हमने 2 यूनिट को अच्छी तरीके से कवर अप किया है एज ए वन शॉट वीडियो के माध्यम से। आज हमारा तीसरा यूनिट डिस्कस होने वाला है जिसके अंदर हम इन पांचों टॉपिक्स को अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट जिन्होंने हमारे सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि जरूर प्लेलिस्ट को एक्सेस करिएगा और वीडियोस को कम से कम एक बार जरूर देखिएगा। भले ही आप उनके स्पीड को 2x करके देख सकते हैं, लेकिन जो भी चीजें हैं बहुत बेहतर तरीके से आपको प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। और ज्यादा ज्यादा अच्छा खासा रिस्पांस दिखाइए मुझे, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और बेहतर से बेहतरीन कंटेंट मैं आप लोग के लिए प्रोवाइड कर सकूं। और वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करिएगा, ठीक है। और अपने फ्रेंड सर्कल में चीजों को शेयर करिएगा। तो चलिए बिना किसी इंतजार के वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स होने वाले हैं यूनिट नंबर 3 के अंदर, जो कि हम डिस्कस करेंगे। पहला हमारा टॉपिक है डायनेमिक प्रोग्रामिंग। क्या होता है डायनेमिक प्रोग्रामिंग भाई? तो कह रहा है कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग like the divide and conquer method solve problem by combining the solution to sub problems। कहने का मतलब क्या है कि जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग है हम उसको डिवाइड एंड कंक्यूर मेथड के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं, जिसके अंदर हम क्या कर रहे थे, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर रहे थे और उन छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे थे और उन सारे सॉल्यूशन को कंबाइन करके एक बड़ा सॉल्यूशन हमें मिल जा रहा था, दैट इज डिवाइड एंड कंक्यूर। तो ये भी आपका कुछ कुछ उसी कंसेप्ट पे काम करता है। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट कह रहा है कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग इज नेम्ड क्वाइंड बाय रिचर्ड बेलमैन इन 1955, यानी 1955 में रिचर्ड बेलमैन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डायनेमिक प्रोग्रामिंग का नाम दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमली, यानी जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग है वो ऑप्टिमली प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। दूसरा स्टेप कह रहा है यहाँ पे द स्टेप्स इन डायनेमिक प्रोग्रामिंग सॉल्यूशन, यानी डायनेमिक प्रोग्रामिंग सॉल्यूशन के लिए कौन कौन से स्टेप्स फॉलो होते हैं। तो 3 स्टेप्स आपके बेसिकली यहाँ पे दिख रहे होंगे। पहला स्टेप है वेरीफाई दैट द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमली होल्ड, यानी वेरीफाई करना कि जो प्रिंसिपल है आपका ऑप्टिमली होल्ड कर रहा है कि नहीं उस चीज को। दूसरा है सेटअप द डायनेमिक प्रोग्रामिंग रिकरेंस इक्वेशन, यानी सेट करना डायनेमिक प्रोग्रामिंग रिकरेंस जो आपका इक्वेशन है उसको। एंड तीसरा है परफॉर्म अ ट्रेस बैक स्टेप इन विच द सॉल्यूशन इटसेल्फ इज कंस्ट्रक्टेड, यानी परफॉर्म करना एक ट्रैक, जो आपका ट्रैक कहने का मतलब क्या, चीजों को ट्रैक करने का एक स्टेप होता है ना उसको, जिससे कि सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली क्या हो पाए, कंस्ट्रक्ट हो पाए, ठीक है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट कह रहा है कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम सॉल्व्स एवरी सब प्रॉब्लम्स जस्ट वंस and then saves its answer in a table, thereby avoiding the work of recomputing the answer every time the sub problem is encountered। यानी डायनेमिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम जो है वो हर एक सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है जब एक प्रॉब्लम आपका सेव हो जाता है आंसर टेबल में, तब, ठीक है। यानी एक सेव हो गया दूसरे पे काम करेगा, दूसरा सेव हो गया तीसरे पे काम करेगा। तो इस तरीके से चीजें वहां पे काम होती हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग के, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि द प्रॉब्लम कैन बी डिवाइडेड इनटू स्टेजेस विथ अ पॉलिसी डिसीजन रिक्वायर्ड एट ईच स्टेज, यानी जो प्रॉब्लम है उनको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं स्टेजेस में, एक पॉलिसी डिसीजन जो हर एक स्टेज के अंदर रिक्वायर्ड होते हैं उनके अकॉर्डिंग। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि ईच स्टेज हैज अ नंबर ऑफ स्टेजेस एसोसिएटेड विद द बिगिनिंग ऑफ द स्टेज, यानी हर एक स्टेज के पास एक नंबर ऑफ स्टेजेस होते हैं जो एसोसिएट होते हैं बिगिनिंग ऑफ स्टेज से। और तीसरा पॉइंट कह रहा है कि द सॉल्यूशन प्रोसीजर बिगिंस बाय फाइंडिंग द ऑप्टिमल पॉलिसी ऑफ द लास्ट स्टेज, यानी जो सॉल्यूशन प्रोसीजर होगा वो किसके द्वारा स्टार्ट होगा, जब हम ऑप्टिमली पॉलिसी के लास्ट स्टेज को फाइंड आउट कर लेते हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हमारा अगला आता है नैपसैक प्रॉब्लम, जो कि 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम है। और पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने सिंपल नैपसैक प्रॉब्लम देखा था, यहाँ पे हम लोग 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम देखने वाले हैं। तो कह रहा है कि 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच, यानी जो आपका 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम है वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग जो आपका अप्रोच है उसके प्रिंसिपल पे आधारित है, उन पे बेस्ड है। एंड डायनेमिक प्रोग्रामिंग इज नेम क्वाइंड बाय रिचर्ड बेलमैन इन 1955। मैंने बताया कि ये जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग का वर्ड है इसको रिचर्ड बेलमैन के द्वारा 1955 में कैरी किया गया था। अब एक क्वेश्चन के द्वारा हम चीजों को समझते हैं, क्योंकि देखिए आपका न्यूमेरिकल पेपर, अगर न्यूमेरिकल का वेटेज ज्यादा बढ़ जाता है क्वेश्चन के अंदर तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको 100% देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, ऑब्जेक्ट आपके 3 है, पहला ऑब्जेक्ट 1, दूसरा 2, तीसरा 3। अब उन ऑब्जेक्ट के वेट्स दिए गए हैं और उनके प्रॉफिट्स दिए गए हैं। पहला वेट आपका 2 है, उसका प्रॉफिट 20 है। दूसरा आपका 4 है, उसका प्रॉफिट 25 है। तीसरा आपका ऑब्जेक्ट 8 है, वेट उसका, और उसका जो प्रॉफिट है आपका 60 है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे चीजों से। मैक्सिमम कैपेसिटी उसका 12 दिया हुआ है, यानी कहने का मतलब क्या है कि हम 12 जो आपका वेट है उसी को हम कैरी कर सकते हैं। तो 12 वेट को कैरी करने के लिए सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट 1 को यहाँ पे ऐड किया है। आप देखिए ऑब्जेक्ट 1 का
ऑब्जेक्ट 1 का वेट कितना है 2 है, ऑब्जेक्ट 1 को हमने ऐड किया है और ऑब्जेक्ट 3 को ऐड किया है, तो ऑब्जेक्ट 1 का 2 है, ऑब्जेक्ट 3 का 8 है, तो 2 और 8 मिलके यहाँ पे 10 बन रहा है। देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे 10 बन रहा है। और उसके बाद ऊपर हमने क्या किया है 2 ऐड किया है, क्योंकि 10 के बाद हमें 2 ऐड करना है, क्योंकि मैक्सिमम कैपेसिटी 12 है हमारा, तो 2 का पावर 3 हमने किया है तो 8 मिला हमको यहाँ पे। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 2 3 के अकॉर्डिंग चीजों को कैटेगराइज करना है। क्योंकि आपको पता है कि 8 कंडीशन है तो 4 टाइम 0 4 टाइम 1 होगा, 2 टाइम 0 2 टाइम 1 एंड 0 1 0 1 0 1 इस तरीके के कंडीशन होंगे। अब ऑब्जेक्ट 1 का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट 1 का प्रॉफिट बताना है, जहां पे 1 है उसका प्रॉफिट बताना है। तो ये तो आपका नॉट कंप्लीटेड है तो एनपी यहाँ पे होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1 के जगह पे 60 लिखा गया, क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि 1 का जो आपका ऑब्जेक्ट 1 है यहाँ पे देखिए 60 है ऑब्जेक्ट थर्ड का, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ऑब्जेक्ट थर्ड पे आपका 1 है। देखिए ऑब्जेक्ट थर्ड पे आपका 1 है तो ऑब्जेक्ट थर्ड का जो वैल्यू था कितना था 60 था, 60 हमने लिख दिया इसीलिए। ऑब्जेक्ट 2 का वेट कितना, ऑब्जेक्ट 2 पे 1 लिखा है तो ऑब्जेक्ट 2 का वेट देखिए कितना, ऑब्जेक्ट 2 का वेट 25 है तो हमने क्या किया है 25 लिखा हुआ है। अब देखिए ऑब्जेक्ट 2 और 3 के दोनों वैल्यूज को ऐड करने हैं, यानी ऑब्जेक्ट 2 और 3 के वैल्यू को ऐड करना है, यानी 60 और 25 आपका ऐड होगा तो 85 आएगा, 85 आएगा। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 के वैल्यू को हमें लिखना है तो ऑब्जेक्ट 1 का वैल्यू 20 था, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट थर्ड का वैल्यू ऐड होगा, यानी 60 और 20 ऐड होगा तो 80 आएगा। फिर ऑब्जेक्ट 1 एंड 2 के वैल्यू को ऐड करेंगे, जहां जहां 1 है उनके ऐड करने वैल्यूज को, तो यहाँ पे हमने ऐड किया तो 45 आया। अब ध्यान ये देना है कि अगर सेम सेम डिजिट है तो एनपी होगा, अगर सेम सेम डिजिट है तो एनपी होगा, तो यहाँ पर भी सेम डिजिट तो एनपी और ऊपर भी सेम डिजिट तो एनपी। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि मैक्सिमम प्रॉफिट हमें कहाँ मिल रहा है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा 85 मिल रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कर लेने हैं, आपको बहुत सारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस के अंदर चीजें मिल जाएंगी। ओके, और अगर आपको चाहिए क्वेश्चंस वगैरह तो आप कमेंट कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिससे कि आप कांटेक्ट करके जो क्वेश्चंस है उनको एक्सेस कर लेंगे। अगला हमारा टॉपिक आता है मल्टी स्टेज ग्राफ। क्या होता है मल्टी स्टेज ग्राफ भाई? तो यहाँ पे कह रहा है कि मल्टी स्टेज ग्राफ प्रॉब्लम इज टू फाइंड द मिनिमम कॉस्ट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, यानी मल्टी स्टेज ग्राफ जो है वो एक प्रकार का प्रॉब्लम होता है जिसके द्वारा हम फाइंड करते हैं मिनिमम कॉस्ट को कहां से कहां तक के सोर्स टू डेस्टिनेशन थे, यानी जहां से हम निकल रहे हैं और जहां पे हमें पहुंचना है उनके बीच के मिनिमम डिस्टेंस को, मिनिमम कॉस्ट को फाइंड आउट करने का ये तरीका होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि मल्टी स्टेज ग्राफ इज अ डायरेक्टेड ग्राफ विथ मल्टीपल स्टेजेस, यानी मल्टी स्टेज ग्राफ जो है वो एक डायरेक्टेड ग्राफ होता है जिसके पास मल्टीपल स्टेजेस होते हैं। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि मल्टी स्टेज ग्राफ इज अ डायरेक्टेड ग्राफ इन विच द नोड कैन बी डिवाइडेड इनटू सेट ऑफ स्टेजेस, यानी जो आपका मल्टी स्टेज ग्राफ होता है वो एक प्रकार का डायरेक्टेड ग्राफ होता है जिसके अंदर जो नोड है उनको हम सेट ऑफ स्टेजेस में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर है? अगला पॉइंट कह रहा है कि मल्टी स्टेज ग्राफ इज अ डायरेक्टेड ग्राफ इन अ डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे इन होगा, थोड़ा सा आप करेक्ट करिएगा इसको, in a data structure that is used to represent a graph in which the vertices are divided into number of levels, यानी मल्टी स्टेज ग्राफ एक प्रकार का डायरेक्टेड ग्राफ होता है जिसके अंदर डेटा स्ट्रक्चर यूज किया जाता है रिप्रेजेंटेट करने के लिए ग्राफ को, जिसमें वर्टासेस जो है वो डिवाइड होते हैं नंबर ऑफ लेवल्स में। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि फिर डिनोट द ग्राफ जी, क्योंकि आपको पता है कि ग्राफ है तो ग्राफ के अंदर वर्टासेस एंड एजेस होंगे, इसीलिए भी और ई दिया गया है। इन विच द वर्टासेस आर पार्टीशन इनटू, यानी जिसके अंदर वर्टासेस जो है वो के ग्रेटर एंड इक्वल टू 2 में पार्टीशन होंगे, एंड डिस्ट्रॉयड सेंस वी आई होगा जिसमें आई का वैल्यू आपका जो है 1 और के बीच में होगा। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मेशन है। अब यहाँ पे एक फॉर्मेशन आपके सामने दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक ग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है बाय द रेफरेंस ऑफ गीक फॉर गीक्स, यहाँ पे मैंने ऐड किया हुआ है इसको। तो हमारा सोर्स कितना है भाई 0 है, हमें पहुंचना कितना है 7 पे, तो 0 से 7 पे पहुंचने के लिए हो सकता है कि हम 0 से 1 जाए, 1 से 4 जाए, 4 से 7 जाए, तो हमारा वेट कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 23 हो जाएगा, 23 आएगा यहां से वेट हमारा। अब यहां से वेट कितना आएगा देखिए, यहाँ पे 13 और 7 20, 2 22 और 2 24 हो रहा है, यानी 24 यहां से हो रहा है और यहां से 23 हो रहा है। अब यहां से हम देखें तो यहां से हमारा 5 और 2 7 और 2 9, 9 ही में हमारा काम बन जा रहा है। तो जब 9 ही में काम बन जा रहा है तो हम 24 और 23 डिस्टेंस कैरी करके क्यों जाएं, हम 9 ही पे जाएंगे तो हम 0 से 3 जाएंगे, 3 से 6 जाएंगे और 6 से हम 7 जाएंगे, क्योंकि हमारा सोर्स 0 था और डेस्टिनेशन हमारा 7 मिल चुका है। तो यही आपका एज सिंपल एज दैट, आप इस ग्राफ के अकॉर्डिंग चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारा आता है रियलेबिलिटी डिजाइन। क्या होता है भाई? तो इसके अंदर कह रहा है कि इन रियलेबिलिटी डिजाइन
द प्रॉब्लम इज डिजाइन अ सिस्टम दैट इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल डिवाइसेस कनेक्टेड इन सीरीज। यानी जो आपका रिलेबिलिटी डिजाइन होता है, इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो डिजाइन करते हैं सिस्टम को, जिसके अंदर जो डिवाइसेस होते हैं वो एक सीरीज में कनेक्ट होती हैं एक दूसरे से, जैसे D1 D2 D3 यानी डिवाइस 1 2 3 है, ये डिवाइस आपस में सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है, Dn तक। अब यहाँ पे कह रहा है कि इफ वी इमेजिन आर आई एज द रिलेबिलिटी ऑफ अ डिवाइस, यानी हमने क्या किया, इमेजिन कर लिया कि जो रिलेबिलिटी है डिवाइस का, इमेज का, आर आई है, दैट इज द प्रोबेबिलिटी दैट डिवाइस डी आई विल वर्क प्रोपरली। यानी इसका प्रोबेबिलिटी ये है कि जो डिवाइस 1 है, डिवाइस डी आई जो है वो प्रोपरली वर्क कर रहा है। अब आई का वैल्यू 1 2 3 अप टू एन तक हो सकता है, ठीक है। तो जो आपका रिलेबिलिटी होगा फंक्शन का, वो क्या होगा, कैन बी गिव एज द प्री, ओके, यानी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग वो चीजें काम करेंगी। अब यहाँ पे चीजें समझिए, यहाँ पे एक अच्छा खासा लाइन आपके सामने दिख रहा होगा, आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आर आई का मान 0.9 लिया गया है, तो यहाँ से 1 माइनस आर आई करेंगे तो आपका 0.1 आएगा। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट करेंगे, तो 0.1 का पावर 3 अगर करेंगे तो 0.001 आएगा। तो 3 कॉपीज अगर हम वर्क करेंगे वहां पे, तो 1 माइनस R1 का पावर 3, तो यहाँ से आपका वैल्यू 0.999 आएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि वी कैन सी दैट द सिस्टम विथ मल्टीपल कॉपीज ऑफ द सेम डिवाइस पैरेलल में इंक्रीज द रिलेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। यानी ये आपका क्या कर रहा है, सिस्टम के जो आपके रिलेबिलिटी है उनको इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं यहाँ पे। अगला हमारा आता है फ्लोट वल्सर एल्गोरिथम्स। क्या होते हैं फ्लोट वल्सर एल्गोरिथम्स, यहाँ पे आपके सामने दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि द फ्लोट वल्सर एल्गोरिथम इज फॉर सॉल्विंग ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम। यानी जो भी आपका ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम्स होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। एंड इसके अंदर कह रहा है कि इन द फ्लोट वल्सर एल्गोरिथम वी यूज अ डिफरेंट कैरेक्टराइजेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ अ शॉर्टेस्ट पाथ देन वी यूज्ड इन द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बेस्ड ऑल पेयर एल्गोरिथम। यानी फ्लोट वल्सर एल्गोरिथम में हम यूज करते हैं डिफरेंट कैरेक्टराइजेशन को स्ट्रक्चर के, जो भी आपका शॉर्टेस्ट पाथ होता है, देन उसके बाद हम यूज करते हैं उसको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, जो बेस्ड होते हैं ऑल पेयर एल्गोरिथम पे, ठीक है। अगला पॉइंट कह रहा है कि द प्रॉब्लम इज टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस इन द गिवन एज वेट डायरेक्टेड ग्राफ। यानी प्रॉब्लम ये है कि अगर हम फाइंड करते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस, तो जो आपका गिवन एज वेटेड होंगे वो डायरेक्टेड ग्राफ के अकॉर्डिंग काम करेंगे। एंड इट इज द एग्जांपल ऑफ डायनेमिक अप्रोच। यानी ये जो आपका फ्लोट वल्सर एल्गोरिथम है वो डायनेमिक अप्रोच का एग्जांपल है। एंड इट इज एक्सट्रीमली सिंपल, ये काफी सिंपल होता है। एंड इट इज इजी टू इंप्लीमेंट, यानी इसको इंप्लीमेंट करना भी आसान होता है। अभी हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन को समझेंगे तो चीजें काफी बेहतर होंगी। यहाँ पे इसका एल्गोरिथम दिया है, आप इस एल्गोरिथम को लिख लीजिएगा। हम डायरेक्टली न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, आपको पता है कि हमें सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचना है 1 2 3 4, ठीक है। आपके यहाँ पे एजेस दिए गए हैं, एजेस के वेट्स दिए गए हैं, सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं, और इसी रेफरेंस की मदद से हम चीजों को कैरी करेंगे। हमें क्या करना है, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली जितने भी हमारे वर्टिसेस हैं उनको लिख लेना है। तो 1 2 3 है, तो एक बार हम इस तरीके से 1 2 3 4 लिख लेंगे, इस तरह से 1 2 3 4 लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे D0 हमें निकालना है, तो हम कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 1 से 1 पे क्या है, कोई लूप है नहीं है, तो हम 0 लिखेंगे, बिल्कुल हमने 0 लिख दिया। अब देखेंगे कि 1 से डायरेक्टली कनेक्टिविटी किसकी है, तो 1 से डायरेक्टली कनेक्टिविटी 2 की है, 3 की है, इसके अलावा किसी की है नहीं है। तो 1 से डायरेक्टली 2 पे कितना जा रहा है, 8। तो 1 से 2 पे हमने 8 लिख दिया। क्या 3 पे कोई कनेक्टिविटी है, 3 पे कोई कनेक्टिविटी है हमारी, 3 पे कनेक्टिविटी नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, इनफाइनाइट लिख देंगे। 4 पे कनेक्टिविटी है, बिल्कुल है, कितना है आपका 1 है, तो हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, ठीक है। अब हम 2 से देखेंगे। अब देखिए 2 से डायरेक्टली 2 पे कनेक्टिविटी है नहीं है, तो 2 से 2 से 1 पे है, 2 से 1 पे है नहीं है, तो 2 से डायरेक्टली 1 पे नहीं है। आप थोड़ा सा इसके डायरेक्शन को देखिएगा, तो नहीं है तो इनफाइनाइट लिखेंगे। 2 से 2 पे कोई लूप है नहीं है, तो 0 लिखेंगे। 2 से 3 की तरफ देखेंगे, 2 से 3 की तरफ है, बिल्कुल है, इसका वेट 1 है, तो हमने 1 लिख दिया। अब 2 से 4 की तरफ देखेंगे, 2 से 4 की तरफ, 2 से 4 की तरफ नहीं है, तो हमने क्या लिखना है, इनफाइनाइट लिखना है, क्लियर है। अब 3 से 1 की तरफ देखिए, 3 से 1 की तरफ बिल्कुल है, 4 है, तो हमें क्या लिख देना है, 4 लिख देना है। अब 3 से 2 की तरफ देखिए, 3 से 2 की तरफ है भाई नहीं है, डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली है, ठीक है, इनवर्स वे में है, तो यहाँ पे इनफाइनाइट लिखेंगे। 3 से 3 पे 0 लिखेंगे। 3 से 4 पे भी डायरेक्टली कनेक्टिविटी नहीं है, तो यहाँ पर भी इनफाइनाइट लिखेंगे। अब 4 से 1 का देखेंगे, 4 से 1 का देखिए, क्या 4 से 1 का है कनेक्टिविटी नहीं है, रिवर्स ऑर्डर में है, तो हम इनफाइनाइट लिखेंगे। 4 से 2 पे, 4 से 2 पे देखिए, 4 से 2 पे है बिल्कुल, वेट आपका 2 है, तो हम 2 लिख देंगे। 4 से 3 पे, 4 से 3 पे देखिए, 4 से 3 पे है बिल्कुल 9 है, तो हम 9 लिखेंगे। 4 से 4 पे, 4 से 4 पे देखिए, 4 से 4 पे इनफाइनाइट, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे आपकी चीजें हैं। अब हम D1 निकालना है, तो चूंकि D1 निकालेंगे तो एज ए रेफरेंस नोड हम वही मान के चलेंगे 1 के अकॉर्डिंग। तो 1 के अकॉर्डिंग चीजों को हम मान के देखेंगे, तो हमारा यहाँ पे जो मैक्सिमम हमें मिलेगा, तो यहाँ पे 12 और 5 मिलेगा। 12 और 5 में बताइए बड़ा कौन है,
बड़ा आपका 12 है, छोटा आपका 5 है, तो यहां से हम इस रेफरेंस को सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा D2 निकालने के लिए, तो आपका 3 आएगा। अब अगेन 3 के रेफरेंस की मदद से हम चीजों को सॉर्ट करेंगे थोड़ी सी, तो आप देखेंगे चीजें एक सीक्वेंशियल वे में हमें मिल रही हैं। तो हम थोड़ा सा इस रूल को अप्लाई करते जाएंगे D4 तक, तो हम देखेंगे कि हमारा जो आंसर हमें मिल चुका है और सारे वेट्स हमें मिल चुके हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका कुछ तरीके है जिसके द्वारा हम इन क्वेश्चंस के आंसर को फाइंड आउट करते हैं। तो इस तरीके से हमने आज के लेक्चर के अंदर इस चैप्टर को कंप्लीट किया। अच्छी तरीके से जो को प्रैक्टिस करिए, ठीक है, और अच्छी तरीके से रिवीजन करिए और अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिखाइए। जल्दी मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही इंटरेस्टिंग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।